नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं एस्टेट की जो परीक्षा है इसके लिए प्रैक्टिस सेट को। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपके कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो इसमें रहेंगे। और सेम ऐसे ही जो क्वेश्चन आपको एस्टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे द्वारा जो यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चाहे आपका इसमें पेडागोजी है, हिंदी के क्वेश्चन हैं, मैथ के हैं या हरियाणा जी के जो भी इंग्लिश, तो सभी के सभी जो यहाँ हमारे द्वारा वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। और अगर आप यहाँ पर अपनी तैयारी कर लेते हैं तो आप जो है एस्टेट का जो एग्ज़ाम है उसे आसानी से पास कर लोगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना ये किन के लिए है? विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, विद्यालय का नाम रोशन करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना या शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आए और इसमें सृजनात्मक शब्द भी दिया गया हो तो लगभग जो 99% आपका वही आंसर रहेगा। तो ये सृजनात्मक जो शब्द है ये इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जिनसे आप आंसर का अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपको ये ना पता हो कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसी प्रकार के आंसर ही सही होते हैं। हम सभी को साथ लेकर चलते हैं जिससे सभी का विकास हो। तो शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है कि जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल आया है, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। क्या है? सभी बच्चों को शामिल करती है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो है, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें, ये एक समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है ऐसी शिक्षा जो सभी को साथ लेकर चलती है, चाहे इसमें कोई उच्च जाति का है, नीची जाति का है, या विशेष आवश्यकता वाले, या कोई शारीरिक अपंग, कुछ भी, तो सभी के लिए शिक्षा। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। तो 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बैठना चाहिए। वे खेल का आनंद ले सके, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए या कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के जोर डालना चाहिए। तो हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं कि तुम्हें खेलना जरूरी है, वो उसके मन के ऊपर भी निर्भर है। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा जो यहाँ सही आंसर जो है ये ऑप्शन रहेगा बी वाला, कि अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये प्रोत्साहित शब्द यहाँ पर आया है। इस प्रकार के शब्द आपने जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन के द्वारा क्या होता है? आत्मसातकरण, व्यवस्थापन, अनुभव, आत्मसातकरण और व्यवस्थापन। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर रहेगा तो ये है ऑप्शन डी वाला। तो आत्मसातकरण और व्यवस्थापन ये इनके द्वारा माना गया है। ये जो जीन पियाजे जो है इनका मानना था कि बच्चा जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है, और यह अनुकूलन आत्मसातकरण और व्यवस्थापन के द्वारा होता है। तो इसी कारण से ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, परामर्श में एक सम्मिलित नहीं है।
तो यहाँ पर एक सम्मिलित नहीं है, और वो कौन सा? बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना या बच्चे को अनुशासन में रखना। तो यहाँ पर एक ये सम्मिलित नहीं है, और ये है ऑप्शन डी वाला कि बच्चे को अनुशासन में रखना। तो परामर्श जो है इसमें एक ही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षक की सबसे बड़ी जो मुख्य जिम्मेदारी होती है, कठोर अनुशासन बनाए रखना। तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके तरफ आपने ज़्यादा ध्यान देना है। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी, आप किसी को भी कठोरता से नहीं रख सकते हैं। विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, पाठ्य योजना तैयार करना, उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो मुख्य जिम्मेदारी क्या है? और जिम्मेदारी जो यहाँ पर रहेगी तो यह है ऑप्शन बी वाली कि विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। तो आज की जो शिक्षा जो है, इसमें शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो शिक्षार्थी है, इसलिए शिक्षा की सभी मुख्य जिम्मेदारी हो जाती है कि वह शिक्षार्थियों को उनकी विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराए। प्राचीन जो समय था उसमें जो अध्यापक जो था वो अपनी मर्जी से काम करता था, लेकिन फिर जो व्यवस्था जो आज के समय में ये बदल चुकी है, और बच्चे जो होते हैं उनके अनुसार सिलेबस वगैरह पैटर्न जो भी कुछ है वो तैयार किया जाता है। तो ये विद्यार्थी जो है उनकी अधिगम शैलियों के अनुसार ही सीखने के मौके उपलब्ध कराना, यहाँ पर इसका आंसर ये रहेगा, क्योंकि आज के जो केंद्र बिंदु है उसमें बच्चे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो यह विचार रखा गया है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये इनमें से किनका है? वाइगोत्स्की, पावलोव, जीन पियाजे या कोलबर्ग का। और इसका जो आंसर ऑप्शन सी वाला रहेगा हमारा यहाँ पर। तो जीन पियाजे जो है इनका ये विचार था कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए। तो कक्षा में जो प्रभावी अनुशासन है बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? कि वह विद्यार्थी जो करना चाहते हैं करने दे, विद्यार्थियों से कड़ाई से व्यवहार करे, विद्यार्थियों को कुछ समय हल करने के लिए दे। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन सी ये रहेगा कि विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे, ताकि वे भी जाओ उस पर सोच विचार करे, कुछ तर्क वितर्क कर सके और उनका जो है मानसिक विकास भी हो। तो कुछ समस्या हल करने के लिए उन्हें देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर हमारा सृजनवाद से। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो सृजनवाद जो है इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी में रहेगा। क्या शिक्षा जो क्या है ये बाल केंद्रित है। प्राचीन समय में शिक्षा केंद्रित थी, लेकिन आज के समय में बाल केंद्रित है। सृजनवाद जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी विचारधारा है जो बाल केंद्रित शिक्षा की बाल केंद्रित जो शिक्षा उसको पोषित करती है, अर्थात इसमें शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक होता है। तो बालक केंद्रित यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, या फिर महापुरुषों की जीवनी और बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो है यहाँ पर ये इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चित्र निर्माण में भी सहायता मिल सके। कक्ष की कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिसका प्रभाव बच्चे के ऊपर जरूर पड़ता है। यदि इन गतिविधियों को सही दिशा में पोषित किया जाए, सही दिशा दी जाए, तो बालक के चित्र निर्माण में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। तो ये कौन सी परिस्थिति है जिसमें संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे ढंग से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, जब बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, या जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए।
तो यहाँ पर ये कौन सी परिस्थिति है जिसमें बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से हो सकता है। तो इसमें जो यहाँ पर मानी गई है ये ऑप्शन 1 वाली रहेगी कि जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का भी सम्मान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी। सीखने हेतु सीमित अवसर हों, बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए, या फिर जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। तो इनमें से कौन सी परिस्थिति है जो सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी। और यहाँ पर जो ये ली गई है तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला है कि जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। तो जहाँ कहीं भी आपको ये स्वयं करके सीखने वाला इस प्रकार का आंसर दिया गया होगा तो वही जो है सी आंसर होगा, क्योंकि जिस काम को हम अपने हाथ से कर लेते हैं वो जो आपके लंबे समय तक याद रहता है। अगर आप कोई क्वेश्चन है कोई उसे अगर आप स्वयं लिख कर देखते हैं तो इससे जो आपका लिखने का अभ्यास भी होगा, आपके याद भी रहेंगे कि किस पेज पर क्या लिखा था, और लिखा हुआ जो वो लंबे समय तक भी याद रहता है। तो इसलिए जो स्वयं करके सीखने पर ही अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रहेगा, सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको भी एक नेत्र बाधित विद्यार्थी के पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे। उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इससे अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नीति ही थी और कुछ नहीं कर सकते। आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी वाला। आगे वाले पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे ताकि जहाँ से उसे सही से समझ आ सके, उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको हम पढ़ाएंगे। तो सामान्य विद्यार्थियों के साथ नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने हेतु सबसे अधिक उपयुक्त यह होगा कि आगे वाली पंक्ति में बिठाया जाए, जहाँ पर उसे पढ़ने की गति उसे सही से समझ आ सके। और एक एग्ज़ाम में ये जो नेत्र बाधित विद्यार्थी जो है इनकी लिपि पूछी जाती है, तो ये ब्रेल लिपि है जिसमें अक्षरों की जो छपाई होती है वो कुछ उभरी हुई होती है और उसके उपरांत फेर कर जाओ अक्षर की पहचान करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, ए और बी दोनों या तो ए या फिर बी। तो विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन, और इसमें जो माना गया है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ये आनुवंशिकता जो होती है ये कुछ ऐसे जीन गुण हैं जो उसके माता पिता जो हैं उनके पूर्वज उनसे प्राप्त होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो इनका भी एक बच्चा जो होता है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिए गए रिवार्ड होना चाहिए। उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले, उत्तर देने के साथ साथ उशिक्षण, या उत्तर देने के बाद पर्याप्त विलंब के पश्चात। तो यह प्रबलन है यहाँ पर अधिकतम प्रबलन, तो रिवार्ड होना चाहिए और यह है ऑप्शन 1 में उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे किसी ने कोई अच्छा काम किया है उसे कोई पुरस्कार देना है तो उस काम के तुरंत बाद जो उसे पुरस्कार दिया जाना चाहिए, और न कि उसको 2 महीने, साल, 6 महीने के बाद, क्योंकि इससे जो उसके अंदर जो जोश है वो समाप्त हो जाता है। और इसलिए जो है उसके तुरंत बाद जो उन्हें रिवार्ड पुरस्कार वगैरह जो भी है वो दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रबलन जो है इससे तात्पर्य वैसे उद्दीपन से लिया गया है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ा देता है। अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए रिवार्ड उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद दिया जाना चाहिए।
जैसे कोई अच्छा काम करता है अगर कोई, या फिर आप क्लास से लगा सकते हैं। क्लास में कोई बच्चा अगर अच्छी लिखाई लिखता है या अच्छे नंबर प्राप्त करता है, अगर उसे कोई छोटा मोटा या वो भी पुरस्कार अगर दे दिया जाए तो उसके अंदर जो और जो उसकी भावना आ जाती है और वो पहले से भी अच्छा काम करता है। या फिर आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे किसी को कोई पुरस्कार दिया जाए तो अन्य जो यहाँ पर छात्र जो उन्हें देखते हैं उनके अंदर भी कुछ वैसी भावना उत्पन्न होती है कि उसने जो पुरस्कार प्राप्त किया है और हम भी जाओ और वैसे ही पुरस्कार हम भी प्राप्त करें जैसे उस बच्चे ने प्राप्त किया। तो कुछ इस प्रकार के देख जो भावना है वो भी उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र ये प्रदर्शित करता है अधिगम में निर्धारण, अधिगम का निर्धारण, अधिगम के लिए निर्धारण या फिर अधिगम के साथ साथ निर्धारण। तो नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र और यह जो प्रदर्शित करता है तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला रहेगा, अधिगम के लिए निर्धारण। नेक्स्ट रहेगा हमारे यहाँ पर 5वीं कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को किसका संकेत माना जाना चाहिए। तो ये जो 5वीं कक्षा के ऊपर के जो विद्यार्थी हैं इनके द्वारा की गई त्रुटि को, उनकी अधिगम कुशलता में कमी को, उनका अधिगम चरण, अधिगम की अक्षमताएं या अधिगम के प्रति उनकी अबोधता। तो 5वीं कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों के द्वारा अगर कोई उनके द्वारा कोई त्रुटि जो है वो कर दी जाती है तो यहाँ पर जो माना गया है ये अधिगम जो है, अधिगम का चरण उनका माना गया है, अभी जाओ सीख रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो कोहलबर्ग जो है इनके अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना या नैतिक यथार्थवाद, और इसे जो कहा गया है ये नैतिक जो तर्कना है ये कहा गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत, और इसमें जो लिया गया है ये ऑप्शन सी वाला रहेगा यहाँ पर, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणाओं का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण है और ये किन का उदाहरण है, सकारात्मक अंतरण का, नकारात्मक शून्य या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो विद्यार्थी के द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणाओं का उपयोग, गणित की कक्षा में अगर कोई बात सीखी तो भूगोल की कक्षा में अगर उसका प्रयोग किया जाता है तो यह किसका उदाहरण है। या आपने कोई फार्मूला सीखा और उसी के प्रयोग के द्वारा आप जो दूसरा जो काम है उससे भी हल कर लेते हैं। तो ये इसमें से किस प्रकार का उदाहरण है, सकारात्मक है, नकारात्मक, शून्य या इनमें से कोई सा भी नहीं। और ये जो है ये सकारात्मक रहेगा क्योंकि ये काम आपने पहले सीख लिया था और उसी के प्रयोग के द्वारा अपना दूसरा काम भी सीख लिया, तो ये तो हो गया सकारात्मक। अगर पहले कोई सीखी गई बात है और दूसरी में प्रयोग नहीं हुई वो नकारात्मक। अगर ना तो पहली में प्रयोग हुई ना ही दूसरी में तो वो शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर एक काम करने से दूसरा काम भी जायज़ हो गया तो ये सकारात्मक यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इसका मुख्य संभाव्य कारण इनमें से क्या हो सकता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन कोई सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, किसी में कमज़ोर भी होते हैं। तो यहाँ पर उसके संभाव्य कुछ कारण पूछे गए हैं कि बालिकाएं प्राय गणित में कमज़ोर होती हैं, मोनिका के माता पिता शिक्षित है, गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है या गणित कठिन विषय है। अब अगर हम यहाँ पर इन ऑप्शनों को देखें तो बालिकाएं प्राय गणित में कमज़ोर होती है, ऐसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि बालिकाएं जरूरी नहीं है कि गणित में ही कमज़ोर हों और सब्जेक्ट में भी हो सकती हैं। मोनिका के पिता शिक्षित हैं,
अगर मोनिका के पिता अशिक्षित है तो सभी सब्जेक्ट में उनके जो अंक वो कमज़ोर होने चाहिए, कम होने चाहिए, या सभी सब्जेक्ट में कमज़ोर होने चाहिए। गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है या गणित कठिन विषय है। तो ऐसा भी नहीं है कि गणित कठिन है, क्योंकि एक बच्चा अगर एक में जैसे 4 सब्जेक्ट है, चारों में जैसे 100 नंबर आ रहे हैं, एक में उसके कम आ रहे हैं, तो इसके और भी कारण हो सकते हैं। उस दिन उसका मूड कैसा हो, कैसा क्वेश्चन आया हो, तो बहुत कुछ जैस पर भी निर्भर करता है। तो इसी कारण से ऑप्शन सी वाला जो यहाँ पर इसमें माना गया है कि गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। बहुत कुछ जा उस दिन की स्थिति, उसका मूड, बहुत कुछ जा उस पर भी निर्भर करता है कि उस दिन उसका मूड कैसा था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित है, विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी होती है? विद्यालय भवन का अभाव होना, अशिक्षित माता पिता, समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव, या पेयजल सुविधा का अभाव। तो एक शिक्षक की नियुक्ति अगर दूर के गांव में हो जाती है जहां पर ग्रामवासी क्या है, अशिक्षित है, विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है, गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी जो बाधा जो होगी वो रहेगी यहाँ पर प्रेरणा की, क्योंकि सभी यहाँ पर क्या है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बच्चे को जब मोटिवेशन नहीं दे सकते, तो ये प्रेरणा वाला जो काम है ये इसी का यहाँ पर ये अभाव रहेगा। तो समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव, तो ऑप्शन सी जाए यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, गतिविधि आधारित शिक्षण ये किस पर बल देगा? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, निश्चित अवधि से गतिविधि पूरा करना, खेलना या अनुशासित कक्षा। तो गतिविधि आधारित शिक्षण और इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 में रहेगा, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। यह किसकी ओर इशारा करता है? अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित शिक्षा, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। यदि आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो बच्चे से सीखिए, यह जो इशारा करता है यह है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। आज की जो शिक्षा पद्धति इसमें इस बात का महत्व सबसे ज़्यादा है कि कोई शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का विकास कहाँ तक कर पाता है, जिसके लिए बच्चों को समझना एक शिक्षक हेतु सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, और यह कथन बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। ये एक जो उक्ति कहा जाती है कि अगर कोई बात एक छोटा बच्चा भी आपको दे रहा है या एक सीख आपको छोटा बच्चा भी दे रहा है तो उससे भी ले लेनी चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि छोटा बच्चा है, तो अच्छी बात है, वो जिससे भी मिले वहीं से ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे ज़्यादा उचित है? चिंतन का मूर्त क्रिया में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, संवेगात्मक प्रउत्थान की घटना बढ़ जाती है, या पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। तो किशोर के संदर्भ में सबसे जो सही बात, सबसे अधिक उचित कथन कौन सा है? और किशोर के बारे में जो कहा गया है ऑप्शन सी वाला रहेगा, संवेगात्मक प्रउत्थान की घटना ये उनके अंदर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवांशिकता या वातावरण। और इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन 1 है, आनुवांशिकता और वातावरण। तो आनुवांशिकता और वातावरण जो है इनका मिश्रण व्यक्तित्व विकास में सबसे ज़्यादा भूमिका का निर्वाह करता है, या सबसे ज़्यादा महत्व है कि जो क्षमताएं आनुवांशिकता प्रदान करती है उन्हें फलने फूलने में वातावरण का पूरा सहयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक कैरियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है, केवल कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है, केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। ये केवल कावल जो होते हैं ये कभी भी सी आंसर नहीं हो सकते। तो आप कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी तरफ अगर आप ध्यान दें तो आंसर को जो आप 1 सेकंड में देख सकते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर या जो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, शैक्षिक कार्य में व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, बच्चे में नैतिक मूल्यों की विकसित करने की सबसे अधिक उचित तरीका कौन सा है?
प्रातःकालीन समय में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। शिक्षकों एवं बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो यहाँ पर जो इसमें लिया गया है ऑप्शन सी वाला रहेगा ये, शिक्षकों को एक बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, शिक्षकों एवं बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन करना। यदि शिक्षक एवं बड़े मिलकर ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करें जो नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो, तो बच्चे पर भी उनके इस व्यवहार का जो धनात्मक प्रभाव पड़ेगा, या पॉजिटिव कह सकते हैं आप प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप उसमें नैतिक मूल्य स्वतः ही विकसित होने लगेंगे। या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे आपका परिवार है, अगर वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं या गाली गलौच होती है, माहौल सही नहीं है, तो इनका प्रभाव भी बच्चे पर जरूर पड़ता है। या कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह ही पीता है, तो बच्चा जो है क्या वो देख करता है, जब वो सोचता है कि जब हमारे बड़े पी रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है। तो कुछ परिवार जो होता है उसका भी माहौल का जो असर है वो बच्चे पर जरूर पड़ता है। तो यही बात जो है यहाँ पर इसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 7 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। SCERT, NCTE, NCERT या सीमेंट। और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है, NCERT। तो यही पाठ्यक्रम जो है बताती है। नेक्स्ट यहाँ पर, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अलग बैठने की व्यवस्था करने तो सहमत हो जाएंगे, आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे, आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये उच्च नीच वाली जो बात होती है, आप अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर आपने सभी को साथ लेकर चलना है, न कि ये है कि भाई उसे वहाँ बैठा दिया उसे वहाँ बैठा दिया। तो इस प्रकार के कभी सेंसर नहीं हो सकते, तो हम सभी को साथ लेकर चलते हैं। तो इसी कारण से ऑप्शन सी वाला यहाँ पर रहेगा। उनको मना लेंगे और साथ जा बैठने के लिए भोजन करने के लिए कहेंगे, न कि ऐसा होगा कि दोपहर का जो भोजन है मध्याह्न भोजन उसे पकाना बंद कर देंगे, या अलग अलग बैठने के लिए कहेंगे कि वो वहाँ बैठ जाओ वो बैठ जाओ। और ऐसे ही ये भी नहीं है कि वो अपने जो उनके उच्च अधिकारी उनसे पूछे कि उन्हें बैठाना है या नहीं बैठाना है, क्योंकि इस प्रकार के निर्णय आपने स्वयं ले सकते हैं। तो अब जो हमारे जो यहाँ पर हिंदी के जो क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं। और यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है। तो यहाँ पर है मुहावरा। पौ बारह होने का यहाँ पर मुहावरा में अर्थ पूछा गया क्या होता है? संकट में पड़ना, स्वावलंबी होना, खूब लाभ लेना या भेद खोलना। तो पौ बारह होना का जो अर्थ लिया गया है ये होता है उसे खूब लाभ होना, बहुत धन की प्राप्ति होना, पौ बारह होना। अगला जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर निष्काम शब्द है, इसमें बताना है कि उपसर्ग कौन सा आया है। जब हम इन्हें अलग अलग करेंगे तो निहि प्लस काम, ये विसर्ग जो होती है उनको ये स्कार होता है इस प्रकार का। तो यहाँ पर निहि जो है ये उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय आया है? तो ये प्रत्यय है। अगर उपसर्ग होता शुरू में लगते, प्रत्यय क्या लगते हैं? धातु शब्द के बाद में लगते हैं। तो जैसे आप इसे बोल के भी देख सकते हैं, पैतृक, पैतृक इक जो है इक की यहाँ पर आवाज आ रही है। तो इसमें जो हमारा ये ऑप्शन सी जो है रहेगा। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन जो था 32 वाला, इसमें जो है ये ऑप्शन डी जो है ये भी इसका सही हो सकता है। तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। एग्जाम में जो है कि देखने को मिलेगा, चाहे ये वाला हो या फिर ये वाला। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर निष्कलंक का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? सॉरी ये तो यह हमारा क्वेश्चन है निष्काम। इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निहि, नस, न या फिर निस। तो ये जो निष्काम जो शब्द है इसमें पूछा गया उपसर्ग। तो इसमें
जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो निस जो है यहाँ पर इसमें ये उपसर्ग है, और उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द पूर्व लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो ये निस जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जब हम इसको बोलेंगे तो पैतृक एक जो है इसकी आवाज़ यहाँ पर आती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी ये यहाँ पर रहेगा। प्रत्यय लगते हैं इनके बाद में, शब्द के बाद में, कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत या पीछे जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करे तो पहले शब्द में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ये बाद में लगते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निष्कलंक का सही जो संधि विच्छेद है इनमें से कौन सा होगा। तो निष्कलंक का संधि विच्छेद और इसका रहेगा ये ऑप्शन बी वाला, निहि प्लस कलंक। ये विसर्गा जो है इनको सकार होता है, तो उसके बाद बनता है निष्कलंक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश आपने बताना है। अंडज, जो ये सृष्टि जो है इसमें 4 प्रकार की जो वस्तुएं इनकी उत्पत्ति मानी गई है। एक तो जो है अंडज है, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो भूमि से उत्पन्न होती है, उद्भिज। कुछ मनुष्य है जो ये मनुष्य से उत्पन्न होते हैं, और कुछ जो जुआ लिखा है, तो स्वेदज। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 बताए गए हैं, और तो अंडज जो है यहाँ पर इसका रहेगा, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले अंडज, भूमि से उत्पन्न होने वाले उद्भिज, और जुआ लिखों से उत्पन्न होने वाले स्वेदज। और जो मनुष्य से उत्पन्न होता है वो मनुष्य जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वज्राघात, वज्रपात, वज्रपाणी या घायल। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ये है ऑप्शन ए। तो बहुत ही कठोर और बड़ा आघात इसे बोला जाता है वज्र आघात। नेक्स्ट है यहाँ पर, अर्पण शब्द का सही विलोम जो आपने बताना है। प्राप्ति, स्वीकृति, याचना या फिर ग्रहण। तो अर्पण का अर्थ जो है ये होता है ग्रहण। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये हाथी जो शब्द है उससे लिया गया है। हाथी शब्द का एक पर्यायवाची जो इनमें से नहीं है। वितुंड, कुंजर, सैंधव या मतंग। तो ये जो हाथी जो यहाँ पर आया है तो नहीं है, तो ये ऑप्शन सी वाला है। सैंधव जो है यहाँ पर इसका नहीं होता है। और वितुंड, कुंजर, मातंग, तो ये, और नाग, गज, दंती, करी, कुंजर, तो ये सभी के सभी जो है हाथी जो है इनके पर्यायवाची हैं, तो ये सैंधव नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, तुरंत दान महाकल्याण। ये एक लोकोक्ति है जो लोगों के मुँह से कही जाने वाली होती है, लोकोक्ति लोगों के द्वारा। दान करने में विलंब न करे, दान के लिए विचार विमर्श न करे, दान के लिए अपनी आय न देखे, जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर देना। तो तुरंत दान महाकल्याण इसका जो अर्थ लिया गया है, तो ये ऑप्शन डी जो है कि जो काम आपने करना है उसे उसी समय कर लें, तो इसे कहा गया तुरंत दान महाकल्याण। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, तो वहाँ पर अलंकार होता है। और अलंकार जो इनमें कौन सा होता है, वक्रोक्ति, भ्रातिमान, अतिशयोक्ति या फिर अन्य उक्ति। तो जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, तो वहाँ पर जो अलंकार होगा तो ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, अन्योक्ति फिर वहाँ पर अलंकार होता है। और इसके अलावा अलंकार जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शब्द अलंकार और एक होते हैं अर्थ अलंकार। जिसमें शब्द की चमत्कारिता होगी तो शब्द अलंकार, जिसमें अर्थ की होगी तो अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जो है इसमें यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति ये अलंकार आ जाते हैं। यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति। और जो अर्थ अलंकार है इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रम, अन्योक्ति, समासोक्ति, अतिशोक्ति, विभावना, मानविकरण, दृष्टांत, अन्वय, विरोधाभास, अपरूति
ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर यह अन्योक्ति जो है यह अलंकार रहेगा कि वक्ता अपने कथन को दूसरे पर ढालकर प्रतीकों के माध्यम से कहे तो वहाँ पर अन्योक्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये अलंकार हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है यह है समास से। तो यहाँ पर एक ये समास आया है और वो आपने बताना है जल आवृत। यह है यहाँ पर जलावृत, जल आवृत, जल आवृत। जब इसको अलग अलग करेंगे तो जल आवृत। इसमें समास है कर्म संबंध कर्ण या तत्पुरुष समास। तो जलावृत जो है इसमें समास है ये कर्ण तत्पुरुष समास। जल से भरा हुआ, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, जल से भरा हुआ। तो ये कर्ण जो है यहाँ पर समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं। शब्द शक्ति जो इसके भेद होते हैं 2, 3, 4, 5 और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला है। तो शब्द शक्ति जो है इसके 3 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है उद्देश्य और विदेश्य। ये अंग होते हैं तो ये अंग इनमें से किन के हैं, वाक्यांश, वाक्य रचना या शब्द के। तो उद्देश्य और विधेय ये जो यहाँ पर अंग हैं ये वाक्य के होते हैं। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे एक पूरी लाइन है, जब इसका आप बीच मान ले बीच कर लिया तो इससे पहले वाला उद्देश्य, बाद वाला विधेय। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तो उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय क्या होता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए विधेय। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन आपने करना है। बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, उसने कहा था पर आपने नहीं सुना। और हाल ही में जो एक सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो है विराम चिन्ह वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर शुद्ध जो आपने बताना है इसमें, और शुद्ध जाए सभी के सभी माने गए हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के प्रवेश में भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं या व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में, और इसमें जो हमारा रहेगा ये है ऑप्शन बी वाला। क्या हमें धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लग जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो प्री नर्सरी जो होती है उसमें बच्चे लाइनें लगाना सीखता है, उसके बाद जो जो होता है या ABC वो सीखता है, तो फिर वो उसके बाद जब पूरे शब्द क्वेश्चन वो याद करने सीख जाता है। तो ये धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास वो करने लग जाता है। Now we come to English language. How many parts of speech are there in number? यानी parts of speech in हिंदी शब्द के भेद कितने होते हैं? ऑप्शन ए 6, 7, 8 और 10। हमारा करेक्ट आंसर है 8। The total number of parts of speech they are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. Next question है his courage won him honor. The word honor is, यहाँ पर ऑनर का जो मीन्स है वो किस फॉर्म में लिया गया है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और वर्ब। यहाँ पर जो ये ऑनर वर्ड है ये किस वे में यूज हुआ है? एज ए नाउन, संज्ञा। हिज करेज वोन हिम ऑनर। द वर्ड ऑनर इज ए नाउन हियर. If you describe doing or experience something as honor, you mean you think it is something special or desirable.
तो यहाँ पर ये संज्ञा की तरह एक नाउन की तरह यूज हुआ है. सो आवर करेक्ट आंसर इज सी. चूज द करेक्ट spelt word. Millionaire, millionaire, millionaire और millionaire. Here ये ऑलरेडी कट, क्योंकि यहाँ पर आई मिस है. ये भी कट, यहाँ पर भी आई मिस है. बचते हैं दो ऑप्शंस. इसमें देख लीजिए MILLION. यहाँ पर इसमें आई मिस है. दिस इज ऑल्सो कट. सो आवर राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स नरेशन. डू यू राइट अ गुड हैंड, ही सेड. यानी उसने कहा, क्या तुम्हारी जो हैंड राइटिंग है या हैंड है आप अच्छा लिखते हो. ही आस्क्ड वेदर आई रोट अ गुड हैंड. He asked whether they wrote a good hand. He asked whether I written a good hand. He asked I was written a good hand. डिटेल्स में देख लेते हैं. He asked, अब इसको चेंज कर लेते हैं. He said converted into he asked, जो हमारे सारे ऑप्शंस में गिवन है. क्वेश्चन मार्क को चेंज करते हैं वेदर और इफ में. यहाँ पर हम वेदर यूज करते हैं. वेदर वेदर. देन ही कन्वर्ट, ही इज ए फर्स्ट पर्सन. ही को यू में चेंज करेंगे तो आई. ये ऑप्शन इससे कट हो जाता है. देन ये भी आस्क वेदर आई, ये भी ठीक है. Ask whether I. So यहाँ पर ये ऑप्शंस ये कट रहा है इससे, क्योंकि ये गलत है. यहाँ पर दे हैं I wrote, राइट की सेकेंड फॉर्म बनानी है. I wrote a good hand. So our right answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन है, The synonym of pontifical is. synonym means जो समानार्थी इन हिंदी, जिसको समानार्थी शब्द बोलते हैं या पर्यायवाची भी हम बोल सकते हैं. boastful, सेखी मारने वाला. wordy, शब्दों से युक्त. splendid, शानदार या advisory, जो सलाहकार सलाह देने वाला होता है. pontifical जो वर्ड होता है वो किससे संबंधित होता है? दैट इज रिलेटेड टू बिशप. सो आवर राइट आंसर इज हेयर एडवाइजरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पेटिट्यूड, हेजिटेशन, अनसर्टेनिटी, इनएबिलिटी. इनएप्टीट्यूड, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता की फॉर्म में आते हैं. इनएबिलिटी अयोग्यता की फॉर्म में आता है. हेजिटेशन हिचकिचाहट. इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स होता है उत्सुकता, जो उत्साह से पूर्ण होता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा हेजिटेशन, जिसको किसी कार्य को करने में हेजिटेट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो. अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन. यानी एक सपोर्टर, एक पर्सन जो वुमेन के कॉज यानी वुमेन के हित के बारे में सोचता है, उसको वो क्या हो सकता है? फेमिनिन, इनफेमिनेट, फेमिनिस्ट या सोफिस्ट. वैसे तो ये चारों वर्ड सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन हम इनका यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं. फेमिनिन मीन्स दैट इज रिलेटेड टू वुमेन. इनफेमिनेट, that a man or a boy looking like or behaving like a woman. And sophist, a sophist is a person that is using clever arguments. So our right answer is here B, feminist. The idiom hush money means,
यानी ये एक कहावत है, हश मनी। हश मनी क्या होती है? जो हिडन मनी या जिसको हम त्वरित धन बोल सकते हैं। द ऑप्शंस हैं द मनी स्पेंट एट मिडनाइट, एक ऐसा धन जो आधी रात को खर्च होता है, या फिर द ब्राइब पे टू कीप सम मैटर्स सीक्रेट। ब्राइब यहाँ पर जो रिश्वत है, यानी किसी बात को सीक्रेट करने के लिए जो धन दिया जाता है। तो हश मनी दैट इज रिलेटेड टू ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। दैट ही मे फॉल इल वरीज मी। इन हिंदी, जैसे ही वह बीमार होगा, या क्योंकि यहाँ पर मे है दैट इज रिलेटेड टू फ्यूचर, इल वरीज मी, उसकी जो बीमारी है मुझे चिंतित कर देगी। तो यहाँ पर जो ये पूरी की लाइन है, ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रही है। तो इसको देख लेते हैं। दैट इज एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या नाउन क्लॉज। तो ये यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज का काम कर रहा है, बिकॉज इट मेक्स कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, सही है? आई हैव हैड नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। आई हैव हैड नो न्यूज ऑफ हिम सिंस he has left for Mumbai. I have had no news of him since he had left for Mumbai. I had no news of him since he had left for Mumbai. डिटेल्स में देख लेते हैं। I have had यानी have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, no news of him since he had left, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये एक रूल होता है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेक्स्ट जो रिलेटेड क्लॉज होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो उसके हिसाब से ये सही हो जाता है। इसको देख लेते हैं। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट हेयर हैज़ लेफ्ट, दिस इज कट। हैव लेफ्ट ये ठीक है ऊपर से, एंड हैड लेफ्ट दिस इज ऑल्सो कट। एंड डी ऑप्शन, आई हैड नो न्यूज़ and he left for Mumbai, this is also cut. So our right option is A. Next question है, fill in the gap, इसमें gap fill करना है। The public are cautioned that pickpockets, अब जनता को सूचित किया जाता है या बताया जाता है कि भी पिक पॉकेट से आप सावधान रहें। तो ऑप्शंस हैं टू, विद, फॉर या अगेंस्ट। सो इसको देख लेते हैं। टू जिसमें आता है जो रिलेटेड होता है पर्सन, विद के साथ, फॉर के लिए अगेंस्ट, यानी अगेंस्ट के बारे में या के विरुद्ध। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जाता है दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द गैप विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस वो होती है जिस प्रीपोजिशन जो किसी भी वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव उसकी पोजीशन को चेंज करता है। वॉलपोन फेल अ विक्टिम डैश हिज ओवन ग्रेड। ऑप्शंस देख लेते हैं। टू, ऑफ, अबाउट या फॉर। अब इसमें इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। टू के बारे में, ऑफ के लिए, अबाउट किसी पर्सन के बारे में, फॉर या के लिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो ए यानी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवरऑल efficiency of a system can be dash that of its weakest element। अब ये यहाँ पर क्या सिस्टम की बात कर रहा है कि जो सारे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है,
दैट इज ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट, उसका जो वीकेस्ट एलिमेंट बताना है। नो ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर, नथिंग एज ग्रेट एज, नॉट द ग्रेटर। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है नो ग्रेटर देन, दिस इज करेक्ट। सो आवर राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर के सोनेट की राइम स्कीम हमें बतानी है कि उसने किस अपनी जो सोनेट्स हैं उसमें क्या स्कीम यूज़ की है। ए बी, सी डी, ई एफ और जी। ए बी ए, सी डी सी, ई एफ जी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, या फिर ए बी सी डी, ई एफ और जी। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। द शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ द राइम स्कीम। एक्चुअल जो शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो ये है, ए बी, सी डी, ई एफ और जी। इसमें क्या होता है, इट फॉर्मिंग 3 क्वार्टरेंस। जो शेक्सपियरियन जो सोनेट है उसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं जो 4 लाइन्स के होते हैं, और ये जो क्लॉज होता है ये कपलेट से 2 राइमिंग लाइन्स होती है, क्लॉजिंग कपलेट होता है। सो आवर राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोब थिएटर ओपन्ड इन विच ईयर? 1585, 1599, 1593 एंड 1603। जो ग्लोब थिएटर है दैट इज रिलेटेड टू शेक्सपियर। सो जो शेक्सपियर का जो टाइम है वो 1560 कुछ नियर अबाउट जाता है। सो ये ऑप्शन तो पहले ही कट है। इसमें देख लेते हैं 1599, 1593, 1585। दिस थिएटर वाज ओपन्ड इन लंदन एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। और जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर ने इसको बनाया था। इट वाज बिल्ट बाय शेक्सपियर इन 1599 एज ए प्लेइंग कंपनी। सो आवर राइट आंसर इज 1599, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं ये आप जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो अब जो हमारे यहाँ पर जो मात्रात्मक योग्यता वाले जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि किन्हीं लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत है 23 और इन 5 में सबसे बड़ी जो संख्या कौन सी है। तो किन्हीं लगातार 5 विषम, ये विषम है यहाँ पर, 5 विषम संख्याओं का औसत 23 है। तो 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 27, 25, 23 या 21। तो इसमें जो हमारा सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो 25 जो है इसमें ये रहेगी। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 8,000 रुपये है, वह रुपये 120 प्रति माह किराया देता है और वह 20.20 प्रति माह दो नौकरों को देता है और 1,000 कपड़ों पर और 3,000 भोजन आदि पर वार्षिक खर्च करता है। तो उसकी जो वार्षिक बचत है वो कितनी होगी। तो टोटल है यहाँ पर ये 8,000। तो वार्षिक बचत आपने बतानी है इनमें से कितनी रहेगी। तो इसका जो यहाँ पर है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, 2,080 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पुस्तक में 250 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 35 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं। पुस्तक में कुल कितने अक्षर हैं। तो कितने हैं यहाँ पर 250 पेज हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 35 पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर। तो
पुस्तक में कुल कितने अक्षर हैं। तो इसमें आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं, कुल कितने हैं यहाँ पर पृष्ठ इसमें 250 और पंक्तियाँ कितनी हैं 35 और पंक्ति में कितने अक्षर हैं 40 गुणा 40। तो अगर आप इन सभी की गुणा करें तो ये वाला यहाँ पर बन जाता है। तो कितने हैं 250 है, 250 गुणा 35 गुणा 40, तो इतना जो यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 371 से विभाज्य 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वो आपने बतानी है। तो 371 से विभाजित 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या इसमें कौन सी है, और यह है 1017 वाली। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कहा है 371 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं 371 और इसको जो आप सबसे छोटी संख्या से भाग दें। सबसे छोटी कितनी है, तो 1 2 3 4 3 और 2 5, तो ये 5 अंक वाली हो गई। तो इसे आप जो फिर भाग दें और भाग देने पर जो आपका ये बनेगा 26 और शेष जो आपका बचेगा यहाँ पर 354। तो उसके बाद जो ये संख्या है 10,000, तो 10,000 प्लस में ये वाली संख्या 371 माइनस में ये जो शेष बचा 354। तो जब इसे आप करेंगे तो 17 जाए बचेगा, तो उसके बाद ये इसमें जो 17 जोड़ देना है। तो इस प्रकार से ये 117 जो है 10,017 ये इसका बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 1 से 100 तक की संख्याओं को शामिल करते हुए समस्त संख्याओं का योग। तो 1 से 100 तक संख्याओं को शामिल करते हुए समस्त संख्याओं का योग क्या है, 3000, 50, 32, 50 या 45, 50। तो यहाँ पर है ये 1 से 100 तक संख्याओं का योग। तो इसका जो फार्मूला है ये 1 से 100 तक है, तो इसका रहेगा 100 गुणा ब्रैकेट में 100 प्लस 1/2। तो उसके बाद 100 गुणा 101/2, तो उसके बाद जो है 50 ये आंसर आ जाएगा। तो 1 से 100 तक की संख्याओं को शामिल करते हुए 100 गुणा 100 प्लस 1/2 और इनको हल करेंगे तो फिर 50 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 15 लड़कों की एक कक्षा में प्रत्येक की औसत आयु है 11 वर्ष। यदि उसकी कक्षा में 5 नए लड़के जिनकी आयु 9 वर्ष है शामिल कर लिए जाएं तो कक्षा में के लड़कों की औसत आयु कितनी होगी। तो 15 लड़के हैं और प्रत्येक की आयु है औसत आयु 11। यदि उसकी कक्षा में 5 लड़के और नए आ जाएं जिनकी आयु है 9, तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु फिर कितनी हो जाएगी, 20, 10, 10.5 या 10.33 वर्ष। तो ये पहले 11 थी और 5 लड़के और आए जिनकी है औसत 9। तो इसका आपने इस प्रकार से करना है, मान लें 15 लड़कों की कुल आयु कितनी होगी 15 और गुणा कितनी है 11, तो कितने हो गए 165। उसके बाद जब 5 लड़कों की कुल आयु, ये 5 लड़के, ये भी इनकी भी ऐसी कर लेनी है, 9 गुणा 5 इनकी हो गई 45। उसके बाद जो यहाँ पर 20 लड़कों की जो औसत आयु, 15 ये और 5 ये, तो टोटल की निकालनी है तो 20 की हो जाएगी। 20 लड़कों की जो औसत आयु कितनी होगी 165 था और प्लस में ये 45 बटे कितना हो जाएगा 20। और जब इसको हम हल करेंगे
तो अब ये 10.5 साल हो जाएगी। तो कैसे करना है, पहले तो 15 गुणा 11 कर लेना है और उसके बाद 5 गुणा 9, उसके बाद इनका 15 और ये 5, इनका 20 टोटल, क्योंकि औसत पूछा गया है इनकी। तो उसके बाद जाइए 165 गुणा 45/20, तो 10.5 ये निकल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार से शुक्रवार तक का है 52 डिग्री सेल्सियस। यदि सोमवार को तापमान 42 डिग्री हो तो शुक्रवार को कितना तापमान रहेगा। तो इसमें जो यहाँ पर तापमान जो है ये है ऑप्शन डी वाला 58 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो माना गया है ये सोमवार से गुरुवार तक का तापमान, तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर सोमवार से गुरुवार तक का जो औसत तापमान कितना है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, तो 4 दिन का है ये। तो ऐसे ही 48 गुणा 4 कर लेना है, 192 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये मंगलवार से शुक्रवार तक का निकाल लेना है। तो मंगलवार से शुक्रवार तक का भी इतना ही है, 52 गुणा 4, इनका हो जाता है 208। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर फिर यदि सोमवार को तापमान 42 है तो शुक्रवार को कितना तापमान होगा। तो उसके बाद शुक्रवार जो है इसका ये आ जाएगा। तो शुक्रवार के लिए फिर वैसे जो ऊपर 208 आया था, 208 डिग्री माइनस कितना था 192 था और माइनस ये 42। तो इसको आपने हल कर लेना है, हल करने के बाद जाइए 58 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक व्यक्ति ने रुपये 5,000 5% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ समय के लिए जमा किए और 750 ब्याज कमाया। यदि उसे 6,000 पर उतने ही समय के लिए रुपये 720 ब्याज मिलता तो ब्याज की दर की क्या होगी। एक व्यक्ति ने 5,000 5% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ समय के लिए जमा किए और 750 रुपये कमाए। यदि वह 6,000 पर उतने ही समय के लिए 720 ब्याज मिलता तो ब्याज की दर क्या होती। 6, 4, 5 या 3%। तो इसमें ये SI जो है इसका फार्मूला है P गुणा R गुणा T/100, PRT/100। तो ऐसे ही यहाँ पर फिर ये 750 बराबर कितना है टोटल 5,000, समय कितना है यहाँ पर ये 5 साल, 5% समय ये जो है यहाँ पर 5 और गुणा T/100। तो फिर उसके बाद जो यहाँ पर ये 750 गुणा 100 बटे कितना टोटल 5,000 गुणा 5। तो उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष। ऐसे ही यहाँ पर भी ये दूसरे इसमें है 720 है इसमें, तो ऐसे ही यहाँ पर 720 हो जाएगा 6,000 गुणा R गुणा 3/100। इसका आ जाएगा 4%। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये ऑप्शन बी जो माना गया है 4%। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस धन का मिश्रण 3 वर्षों में 17,576 हो जाएगा, और यह ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है किसी वस्तु को रुपये 240 में बेचने पर एक व्यापारी को 20% का घाटा उठाना पड़ता है, कितने रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। तो 240 में बेचने पर उसे 20% का घाटा हो रहा है और अगर उसे ये 20% का लाभ कमाना है तो फिर उसे ये कितने में बेचना पड़ेगा। 662, 280, 300 या 360 में। तो उसे जो है ये ऑप्शन डी वाला यहाँ पर रहेगा, रुपये 360 जो है इसमें फिर ये बेचना पड़ेगा। अब जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो वो आ जाते हैं आपके तार्किक अक्षमता वाले, मेंटल एबिलिटी वाले जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, एक पंक्ति है, इसमें ए पीछे से 26वें स्थान पर है जबकि बी आगे से 16वें स्थान पर है। सी इन दोनों के बीचों बीच है। यदि सी से आगे 10 व्यक्ति हो तो उसका पीछे से कौन सा स्थान है। 20, 21, 22 या 23वां स्थान।
और यहाँ पर है ये इनका 21वां। एक क्वेश्चन जो आपका ये एग्जाम में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वर्ष 1992 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया और 1993 में यह है किस दिन मनाया गया था। तो इसका है ये ऑप्शन ए वाला, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 3 थैलियां हैं। पहली थैली में 5, दूसरी में 6 और तीसरी में 4 अलग अलग रंग के गुटके हैं। 2 रंग ऐसे हैं जो केवल पहली व दूसरी थैली में हैं और एक रंग ऐसा है जो तीनों में है। तो तीनों थैलियों में मिलाकर कुल कितने विभिन्न रंग रहेंगे? 11, 10, 14 या फिर 12। और इसमें है ये ऑप्शन 1 वाला। तो 11 जो है रहेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर एक विशिष्ट कोड भाषा में ये अकाउंट जो है इसको ये वाला लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में मैथ्स जो है इसे कैसे लिखा जाएगा? तो ये जो ए है, जब हम इसे लिखेंगे तो इनके बीच में 3 का जो अंतर है, ए बी सी डी, ऐसे यहाँ पर सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, तो 3 जो है उसका यहाँ पर अंतर है इन सभी में। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें भी 3 जोड़ के देख सकते हैं, एम एन ओ पी, और ऐसे ही यहाँ पर ए बी सी डी। तो इसी प्रकार से आप 3 इसमें जोड़ के देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो ये 3 जो है इसका अंतर है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ जोड़, गुणा का अर्थ घटाव हो तो ये आपने इस प्रकार से लगाने हैं। तो इसमें कौन सा आएगा? तो इसका जो फिर यहाँ पर रहेगा तो इसका बनेगा ये ऑप्शन सी वाला। इसे आपने जोड़ के देख लेना है। तो ये जो चिन्ह जो है यहाँ पर, ये जो चिन्ह है ये परिवर्तन होंगे। तो माइनस जो है, माइनस का बनेगा भाग, प्लस जो है इसका बनेगा गुणा, और प्लस का अर्थ गुणा, भाग वाले का अर्थ हो जाएगा जोड़, ये हो जाएगा जमा वाला, और गुणा जो है इसका अर्थ हो जाएगा घटाव, ये हो जाएगा माइनस वाला घटाव। तो फिर उसके बाद आपने हल करना है। तो हल करने पर ये 23 यहाँ पर इसका बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर यदि, तो ये कुछ अक्षर दिए गए हैं तो इनके अनुसार जाए इसका मान आपने बताना है। तो यहाँ पर इसमें कुछ जाए, यहाँ पर इसमें 6 आएगा, और यहाँ पर है ये 7 9। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे 6 36 प्लस 9 45, ऐसे यहाँ पर 9 8 72 और 7 79, ऐसे फिर यहाँ पर आपने इसका करना है 5 6 30 और 3 33। तो इस प्रकार से यहाँ पर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 180 मीटर की एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटे से चलकर 120 मीटर लंबी 108 किलोमीटर घंटे से विपरीत दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी बी को कितनी अवधि में पार करेगी? तो यहाँ पर एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो कितने अवधि में पार करेगी? और इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन सी है हमारा, 6 सेकंड जो है इसमें चलेगी। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ये त्रिभुज जो है उसका क्वेश्चन है। त्रिभुज बतानी आपने कितनी है इसमें, और इसमें जो रहेगी तो ये ऑप्शन सी वाली है। तो 22 जो है इसमें रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। बैल जानवर मांसाहारी। तो बैल जानवर और मांसाहारी ये आपने बताना है इसमें। तो इसका जो आरेख बनेगा, अब बैल जानवर और मांसाहारी क्या है, ये अलग है या फिर इनसे मिलता जुलता है। तो इसका जब हम बनाएंगे तो ये ऑप्शन डी वाला इसमें बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? आज से 2 दिन बाद, आने वाला कल या आने वाले कल से अगले दिन। यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो यहाँ पर जो रहेगा ये ऑप्शन सी है, आने वाला कल। तो यहाँ पर ये कि बीते कल से पहला दिन अगर ये वीरवार था, बृहस्पतिवार, तो आज का दिन क्या है, शनिवार, और आने वाला कल रविवार। अब जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा जीके जो है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है यह है 14वीं विधानसभा से। आप ये देख सकते हैं क्योंकि पहले जो स्टार्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कौन सी विधानसभा? 14वीं विधानसभा। कब से है? 2019 से 24 तक। 51वां संविधान संशोधन है 2003। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा व विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। जैसे हरियाणा में कुल विधानसभा सीट कितनी है? 90 हैं। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, विधानसभा कितनी सीट है हरियाणा में? 90। तो इसी प्रकार इसका ये फार्मूला बताया गया है 15%। इसका 90 × 15/100 तो ये 14। इस प्रकार हरियाणा की जो मंत्री परिषद है इसमें अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं जबकि न्यूनतम 12 मंत्री। छोटे राज्यों में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री बन सकते हैं जबकि दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्री बन सकते हैं। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री शपथ जो ली थी ये थी 27 अक्टूबर 2019 को। और मुख्यमंत्री जो उनको शपथ कौन दिलाता है? तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सेंटर जो होता है केंद्र, उसमें राष्ट्रपति से भी को शपथ दिलाता है। तो इसी प्रकार जो राज्यपाल है वो राज्य में राज्यपाल प्रमुख है, वही सभी काम करता है, वही शपथ दिलाता है। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति शपथ दिलाता है इसी राज्य में राज्यपाल। जैसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्य में राज्यपाल। तो ये शपथ जो दिलाई थी उस समय जो ये राज्यपाल जो थे ये थे सत्यदेव नारायण आर्य। अब जो ये बदल चुके हैं, इनके स्थान पर अब बंडारू दत्तात्रेय जो ये हरियाणा के नए राज्यपाल हैं। विधानसभा क्षेत्र था इनका करनाल, पार्टी है भाजपा बीजेपी। और इनके पास विभाग कौन कौन से है ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया था। तो वित्त, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जन स्वास्थ्य सिंचाई, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जनसंपर्क योजना, न्याय प्रशासन, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, आर्किटेक्चर, समन्वय प्रशासन, CID, पर्सनल ट्रेनिंग, राजभवन मामले और अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए। तो जो किसी के पास नहीं आते हैं वह सभी के सभी मुख्यमंत्री के पास रहते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दुष्यंत सिंह चौटाला, और क्या है उप मुख्यमंत्री है, और छठे ये उप मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा क्षेत्र जो इनका ये उचाना है, पार्टी इनकी JGP है, जननायक जनता पार्टी के सह संस्थापक, जिसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 2018 को। और चाबी जैन का उस समय निशान था, इससे पहले था चप्पल। नेक्स्ट है यहाँ पर विभाग आवंटित। तो राजस्व में आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान, उद्योग और वाणिज्य, PWD, खाद्य में आपूर्ति, नागरिक उड्डयन और पुनर्वास एवं चकबंदी। तो इस प्रकार से कुल 8 विभाग हैं। उसके बाद आ जाता है कैबिनेट में कौन कौन से हैं मंत्री। जैसे अनिल विज है।
तो विधानसभा क्षेत्र इनका अम्बाला है, अम्बाला कैंट। और कौन कौन से जो यहाँ पर विभाग जो इनके पास हैं, तो इसमें ये गृह, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान, आयुष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीक शिक्षा विभाग, तो इस प्रकार के जो अच्छे विभाग इनके पास हैं ये। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कंवरपाल गुर्जर, इनका जो क्षेत्र है ये जगाधरी से है, विधानसभा क्षेत्र। पार्टी है इनकी बीजेपी। विभाग जो इनके आवंटित शिक्षा है इनके पास, वन, पर्यटन, संसदीय कार्य मामले, सत्कार एवं कला संस्कृति मामले, इस प्रकार के 6 विभाग जो इनके पास थे। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर मूलचंद शर्मा, इनका जो क्षेत्र है ये बल्लभगढ़ से है, पार्टी इनकी बीजेपी है। वंचित अब जो इनके पास है ये परिवहन, खनन, भू विज्ञान, कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, चुनाव, इस प्रकार के 4 विभाग हैं इनके पास। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, रणजीत सिंह और रानी से ये निर्दलीय विधायक हैं। विभाग जो है इनके पास बिजली, नवीनकरण ऊर्जा, जेल विभाग, इस प्रकार के 3 विभाग हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, जयप्रकाश दलाल, विधानसभा क्षेत्र इनका लवारू है, बीजेपी के हैं ये भी। और इनके पास है कुल 4 विभाग, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण हो गया, पशुपालन एवं डेयरी, मछली पालन, कानूनी और एवं विधायी, तो ये जयप्रकाश दलाल इनके पास हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्टर बनवारी लाल, विधानसभा क्षेत्र बावल है इनका, आरक्षित सीट, बीजेपी। और 2 विभाग हैं इनके पास, सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, तो ये 2 हैं इनके पास। नेक्स्ट जो है यहाँ पर डॉक्टर कमल गुप्ता, इनका जो क्षेत्र है ये हिसार है, पार्टी इनकी बीजेपी है। और इनके पास है 2 विभाग, जिसमें नगर निकाय, शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास। और इन्हें कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्री बनाया गया था, जिसमें 28 दिसंबर 2021 को हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा मंत्रिपरिषद की शपथ इनको दिलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर देवेंद्र बबली, और इनका जो यहाँ पर क्षेत्र जो है टवाना से है, पार्टी इनकी जेजेपी है। इनके पास भी 2 विभाग है, विकास एवं पंचायत, पुरातत्व संग्रहालय विभाग। और इन्हें हरियाणा कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्री बनाया गया था 28 दिसंबर 2021 को। हरियाणा के जो नए राज्यपाल जो थे बंडारू दत्तात्रेय, इनके द्वारा फिर इनको शपथ जारी दिलाई गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आ जाता है राज्य मंत्री से, तो इसमें है ओम प्रकाश यादव, ये इनकी एक क्षेत्र है नारनौल, पार्टी इनकी बीजेपी है। और इनके पास भी जो 2 विभाग हैं, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता स्वतंत्र प्रभार से है, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण ये स्वतंत्र प्रभार से है। नेक्स्ट है कमलेश टंडन, इनका क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आया था, तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र जो है कलाथ से हैं। इनके पास 2 विभाग हैं, महिला एवं बाल विकास, अभिलेखागार, ये क्वेश्चन पहले जो है एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पर संदीप सिंह, विधानसभा क्षेत्र इनका पेवा है, बीजेपी के हैं ये भी। 2 विभाग हैं इनके पास, खेल एवं युवा मामले, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनूप धानक, और ये उकलाना से हैं, जेजेपी पार्टी इनकी। और इनके पास है 4 विभाग, श्रम एवं रोजगार स्वतंत्र प्रभार से, राजस्व में आपदा प्रबंधन, उद्योग एवं वाणिज्य, खाद्य एवं आपूर्ति। और ये 3 विभाग उप मुख्यमंत्री जो इनके साथ अटैच हैं, तो टोटल जो है 4 हैं इनके पास। और ये जो दुष्यंत सिंह चौटाला जो है सबसे युवा खट्टर कैबिनेट में 31 वर्ष उम्र, और रणजीत सिंह ये 73 वर्ष सबसे बुजुर्ग खट्टर कैबिनेट में मंत्री हैं। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर स्टैट जो है इनकी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद। Now we come to English language. How many parts of speech are there in number? यानी parts of speech in हिंदी शब्द के भेद कितने होते हैं? ऑप्शन ए 6, 7, 8 और 10। हमारा करेक्ट आंसर है 8। The total number of parts of speech they are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज करेज वोन हिम ऑनर। द वर्ड ऑनर इज, यहाँ पर ऑनर का जो मीन्स है वो किस फॉर्म में लिया गया है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और वर्ब। यहाँ पर जो ये ऑनर वर्ड है ये किस वे में यूज हुआ है? एज ए नाउन, संज्ञा। हिज करेज वोन हिम ऑनर, द वर्ड ऑनर इज ए नाउन हियर। If you describe doing or experience something as honor, you mean you think it is something special or desirable. तो यहाँ पर ये संज्ञा की तरह एक नाउन की तरह यूज हुआ है। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मिलीनियर, मिलीनियर, मिलीनियर और मिलीनियर। हेयर ये ऑलरेडी कट, क्योंकि यहाँ पर आई मिस है। ये भी कट, यहाँ पर भी आई मिस है। बचते हैं दो ऑप्शंस। इसमें देख लीजिए MILLION, यहाँ पर इसमें आई मिस है। दिस इज ऑल्सो कट, सो आवर राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्न द फॉलोइंग इनटू indirect speech means narration. Do you write a good hand? He said, यानी उसने कहा क्या तुम्हारी जो हैंड राइटिंग है या हैंड है आप अच्छा लिखते हो? He asked whether I wrote a good hand. He asked whether they wrote a good hand. He asked whether I written a good hand. He asked I was written a good hand. डिटेल्स में देख लेते हैं। He asked, अब इसको चेंज कर लेते हैं। He said converted into he asked, जो हमारे सारे ऑप्शंस में गिवन है। क्वेश्चन मार्क को चेंज करते हैं वेदर और इफ में। यहाँ पर हम वेदर यूज करते हैं, वेदर, वेदर। देन ही कन्वर्ट, ही इज ए फर्स्ट पर्सन, ही को यू में चेंज करेंगे तो आई, ये ऑप्शन इससे कट हो जाता है। देन ये भी आस्क वेदर आई, ये भी ठीक है। आस्क वेदर आई। सो यहाँ पर ये ऑप्शंस ये कट रहा है इससे, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पर दे हैं आई रोट, राइट की सेकंड फॉर्म बनानी है। आई रोट अ गुड हैंड, सो आवर राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ पॉन्टिफिशियल इज। सिनोनिम मीन्स जो समानार्थी, इन हिंदी जिसको समानार्थी शब्द बोलते हैं या पर्यायवाची भी हम बोल सकते हैं। बोस्टफुल, सेखी मारने वाला, वर्डी, शब्दों से युक्त, स्प्लेंडिड, शानदार, या एडवाइजरी, जो सलाहकार, सलाह देने वाला होता है। पॉन्टिफिशियल जो वर्ड होता है वो किससे संबंधित होता है? दैट इज रिलेटेड टू बिशप, सो आवर राइट आंसर इज हेयर एडवाइजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पेटिट्यूड, हेजिटेशन, अनसर्टेनिटी, इनएबिलिटी। इनएप्टीट्यूड, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता की फॉर्म में आते हैं। इनएबिलिटी अयोग्यता की फॉर्म में आता है। हेजिटेशन हिचकिचाहट। इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स होता है उत्सुकता, जो उत्साह से पूर्ण होता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा हेजिटेशन, जिसको किसी कार्य को करने में हेजिटेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, यानी एक सपोर्टर, एक पर्सन जो वुमेन के कॉज यानी वुमेन के हित के बारे में सोचता है,
उसको वो क्या हो सकता है, फेमिनिन, इनफेमिनेट, फेमिनिस्ट या सोफिस्ट। वैसे तो ये चारों वर्ड सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन हम इनका यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं। फेमिनिन मीन्स दैट इज रिलेटेड टू वुमेन, इनफेमिनेट that a man or a boy looking like or behaving like a woman, and sophist, a sophist is a person that is using clever arguments. So our right answer is here B, feminist. The idiom hush money means, यानी ये एक कहावत है hush money। hush money क्या होती है, जो हिडन मनी या जिसको हम त्वरित धन बोल सकते हैं। द ऑप्शंस हैं द मनी स्पेंट एट मिडनाइट, एक ऐसा धन जो आधी रात को खर्च होता है, या फिर द ब्राइब पे टू कीप सम मैटर्स सीक्रेट। ब्राइब यहाँ पर जो रिश्वत है, यानी किसी बात को सीक्रेट करने के लिए जो धन दिया जाता है। तो हश मनी दैट इज रिलेटेड टू ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the following sentences identify the underlined clause that he may fall ill worries me। in हिंदी, जैसे ही वह बीमार होगा, या क्योंकि यहाँ पर मे है दैट इज रिलेटेड टू फ्यूचर, इल वरीज मी, उसकी जो बीमारी है मुझे चिंतित कर देगी। तो यहाँ पर जो ये पूरी की लाइन है, ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रही है। तो इसको देख लेते हैं। दैट इज एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या नाउन क्लॉज। तो ये यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज का काम कर रहा है, बिकॉज इट मेक्स कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, सही है। आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही हैज़ लेफ्ट फॉर मुंबई। आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही हैड लेफ्ट फॉर मुंबई। आई हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही हैड लेफ्ट फॉर मुंबई। डिटेल्स में देख लेते हैं। आई हैव हैड, यानी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही हैड लेफ्ट, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये एक रूल होता है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेक्स्ट जो रिलेटेड क्लॉज होता है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो उसके हिसाब से ये सही हो जाता है। इसको देख लेते हैं। have plus verb की third form, but here has left, this is cut। have left ये ठीक है ऊपर से, and had left this is also cut। and D option, I had no news and he left for Mumbai, this is also cut। so our right option is A। next question है, fill in the gap, इसमें गैप फिल करना है। द पब्लिक आर कॉशन दैट पिक पॉकेट्स। अब जनता को सूचित किया जाता है या बताया जाता है कि भाई पिक पॉकेट से आप सावधान रहें। तो ऑप्शंस हैं टू, विद, फॉर या अगेंस्ट। सो इसको देख लेते हैं। टू जिसमें आता है जो रिलेटेड होता है पर्सन, विद के साथ, फॉर के लिए अगेंस्ट, यानी अगेंस्ट के बारे में या के विरुद्ध। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जाता है दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द गैप विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस वो होती है जिस प्रीपोजिशन जो किसी भी वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव उसकी पोजीशन को चेंज करता है। वॉलपोन फेल अ विक्टिम डैश हिज ओवन ग्रेड। ऑप्शंस देख लेते हैं। टू, ऑफ, अबाउट,
या 4। अब इसमें इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। टू के बारे में, ऑफ के लिए, अबाउट किसी पर्सन के बारे में, फॉर या के लिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो ए यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरऑल efficiency of a system can be dash that of its weakest element। अब ये यहाँ पर क्या सिस्टम की बात कर रहा है कि जो सारे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, दैट इज ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट, उसका जो वीकेस्ट एलिमेंट बताना है। नो ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर, नथिंग एज ग्रेट एज, नॉट द ग्रेटर। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है नो ग्रेटर देन, दिस इज करेक्ट। सो आवर राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर के सोनेट की राइम स्कीम हमें बतानी है कि उसने किस अपनी जो सोनेट्स हैं उसमें क्या स्कीम यूज की है। ए बी, सी डी, ई एफ और जी। ए बी ए, सी डी सी, ई एफ जी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, या फिर ए बी सी डी, ई एफ और जी। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। द शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ द राइम स्कीम। एक्चुअल जो शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो ये है ए बी, सी डी, ई एफ और जी। इसमें क्या होता है, इट फॉर्मिंग 3 क्वार्टरेंस। जो शेक्सपियरियन जो सोनेट है उसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं जो 4 लाइन्स के होते हैं, और ये जो क्लॉज होता है ये कपलेट से 2 राइमिंग लाइन्स होती है, क्लॉजिंग कपलेट होता है। सो आवर राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लोब थिएटर ओपन्ड इन which year? 1585, 1599, 1593 and 1603। जो ग्लोब थिएटर है दैट इज रिलेटेड टू शेक्सपियर। सो जो शेक्सपियर का जो टाइम है वो 1560 कुछ नियर अबाउट जाता है। सो ये ऑप्शन तो पहले ही कट है। इसमें देख लेते हैं 1599, 1593, 1585। This theatre was opened in London associated with Shakespeare। और जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर ने इसको बनाया था। It was built by Shakespeare in 1599 as a playing company। So our right answer is 1599 option C। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं ये आप जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।